धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासन जी, सबसे पहले परम पूजनीय हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अति पूजनीय माता नसीब कौर जी के जन्मदिन की माता जी को, हजूर पिताजी को, शाही परिवार को और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम आज का डिस्कशन इसी टॉपिक से ही शुरू करते हैं कि आज माता जी का जन्मदिन है। हजूर महाराज जी ने एक बार माता जी का जन्मदिन साथ संगत ने रिक्वेस्ट की, तो हजूर महाराज जी ने वो जन्मदिन पंडाल में मनाया और हजूर पिताजी के स्टेज के बराबर एक छोटी सी स्टेज, मतलब तखत पोस्ट के ऊपर एक छोटे से पे माता जी का सोफा रखा गया, उनकी स्टेज लगाई गई और एक खास तौर पर जन्मदिन मनाया गया। इसके बाद माता जी के साथ एक वीडियो भी बनाया गया था, जिसमें माता जी हजूर पिताजी के कंधों पे हाथ वगैरह रखे हुए हैं। तो इस तरह का एक वीडियो बनाया था। उस टाइम हजूर महाराज जी ने माता जी को एक गाड़ी गिफ्ट की थी अपनी तरफ से। होंडा, आई थिंक होंडा की गाड़ी थी, तो अपनी तरफ से गाड़ी गिफ्ट भी की थी। तो ये सारा कुछ हुआ और उस दिन के बाद से हर साल माता जी का जन्मदिन जो 9 तारीख में मनाया जाता है, ये साथ संगत के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एक इवेंट की तरह मनाया जाता है। और आज वो था, लेकिन सच कहूँ की तरफ से कहें, हनीप्रीत की तरफ से कहें, डेरा सच्चा सौदा के किसी भी प्रबंधक या आईटी विंग के जो मेन लोग हैं, किसी की भी तरफ से माता जी को लेके किसी भी तरह का बधाई संदेश कहीं भी जारी नहीं किया गया। और यूपी वाले नकली महंत ने तो करना ही क्या था, तो ये कहीं जारी नहीं किया गया। लेकिन आज जो कार्यक्रम बरनावा से लाइव टेलीकास्ट जो भी हुआ डेरे में, उसमें किसी ने मतलब कह लो भी बधाई दी, बातचीत करते हुए माता जी के जन्मदिन की यूपी वाले महंत को, लेकिन उसने वो भी बधाई स्वीकार नहीं की लाइव प्रोग्राम में अपने आज के जो कार्यक्रम सिरसा में टेलीकास्ट होता है उसमें। तो इससे एक और चीज आपको लगे भी, अब ये क्या नया ड्रामा चल पड़ा। एक्चुअली में हमने पिछले लाइव में डेरे का एक सतब्रह्मचारी है सतपाल पांडे, हमारी पड़ताल में हमें कुछ शक है कि ये व्यक्ति भी मतलब एक तरह से हजूर महाराज जी के रोल में काम कर रहा है, हजूर महाराज जी का भेष बना के। तो हमने चंडीगढ़ में इसके जो भी इसने समय गुजारा है, लगभग 21 सेक्टर के आसपास, तो एक कोठी में रहता था। और इसके अलावा एक जीरकपुर में फ्लैट था। हालांकि जीरकपुर का फ्लैट जो था बड़ा सीक्रेसी थी, जीरकपुर के फ्लैट को लेके काफ़ी। तो लेकिन फिर भी चलो, हमें तो जानकारी थी। कुछ जानकारियां हमने आपको उस पोस्ट में नहीं दी, तो वो हम आपको बताते हैं। क्या कि ये चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ये इतना ऐसा नहीं है अभी ऑल ऑफ ए सडन हो गया। सतपाल पांडे का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रोल रहा है डेरा में। हजूर पिताजी, आपको ध्यान हो, हजूर पिताजी के साथ हजूर पिताजी सर्वधर्म धर्म को प्रस्तुत करते हैं। तो हजूर पिताजी के साथ जो पाठी बैठते थे, उनका नाम पवन खान था, जो उनको पीछे से पंखा झोलते थे या मक्खी वगैरह उड़ाने के लिए। पंखा तो क्या झोलते थे, मक्खी वगैरह उड़ाने के लिए कोई होता है ना पीछे, जैसे पानी के गिलास पे मक्खी ना बैठ जाए कोई ऐसे, तो उसके लिए, या फिर कोई पूछना है, कुछ आदेश देना है, तो साइड में कोई हेल्पर खड़ा होता है। तो वो व्यक्ति जो खड़ने वाला था वो केवल खान था। इसके अलावा जैसे पिताजी ने दो ब्रह्मचारी थे जो गायक थे, साजी बजाया करते, इनका नाम बाल मुकेश और लाल मुकेश रखा गया था। ये भी इसलिए रखा गया था, ये गायक अच्छे थे और उस समय पे जो मुकेश नाम का एक सिंगर था वो उसके गाने बहुत चलते थे। और इस वजह से इनका नाम बाल मुकेश, मतलब छोटा मुकेश, ऐसे एक लाल मुकेश, इस तरह के नाम रखे गए थे। इसके अलावा सतपाल पांडे ढोलकी बजाया करता था और इसको ब्राह्मण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था। तो ये
बोधी, जैसे ब्राह्मण बोधी रखते हैं, चुटिया सी रखते हैं छोटी सी, तो ये बोधी रखा करता था। और एक राजेश था फोटोग्राफर, तो वो भी गोल टोपी, मुसलमानों वाली टोपी पहनता था, जबकि अग्रवाल बिरादरी का था शायद वो, है अभी भी। तो इस तरह से मतलब ये सर्वधर्म को प्रस्तुत करता था ये पूरा सेटअप। ये कुछ चीज़ें चलती थी। इसके अलावा उसके बाद आईटी विंग बना, आईटी विंग से एनआरआई लोग, जो बाहर विदेशों वाले लोग हैं, ये डिपार्टमेंट भी अब पांडे जी के साथ जुड़ा। जी तो क्या कहें। तो उसके अलावा अचानक से एक दिन पिताजी ने सतपाल पांडे को आईटी विंग से हटा दिया। हटाने के बाद आईटी विंग के सेवादारों की मीटिंग ली और मीटिंग में कहा भी किसी ने भी किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना है। उसके बाद कुछ आरोप डेरे में ये लगते थे कि विदेशों से कुछ सामान मंगवा लेते थे ब्रह्मचारी, और उसमें कहीं आरोप सतपाल पांडे जी पे भी लगते थे। इसके अलावा सतपाल पांडे के साथ कोई पेमेंट एक्सचेंज होती थी, और ये पेमेंट उनके जो उनका ब्रदर था उसके अकाउंट से एक्सचेंज होती थी, विदेशों से आने वाली पेमेंट। तो ये भी आरोप लगते थे भी पांडे जी के खाते में पैसे आते हैं और ये पैसे उनके भाई के थ्रू आते हैं। हालांकि काफ़ी हद तक चीज़ें प्रमाणित हुई भी थी, लेकिन हमारे हाथ में आपको दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 2015-16 के टाइम की है। ये तो आज इस परिस्थिति में आ गए हैं। देखो, कोई भी शतब्रह्मचारी सवालों के घेरे से बाहर नहीं है, लेकिन क्योंकि अब जो शक है वो कुछ बड़े स्तर का है, इसलिए सतपाल पांडे को फोकस में लाया जा रहा है। वरना हमारे को सतपाल पांडे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब तक था भी नहीं। लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आने लगी, तब हमने इस चीज़ को कोरिलेट करने लग किया, और हमें ये चीज़ें क्लियर भी हुई। अब जब ये सारी चीज़ आपको बताएं भी, ऐसा नहीं है कि सतपाल पांडे का कोई जो करेक्टर कह लो या रोल कह लो डेरे में साफ सुथरा, वो एक बहुत ही विवादित कह लो और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। ये तो पिताजी थे जो छुपा के रखते थे चीज़ें, बताया नहीं करते थे, पर बहुत कंट्रोवर्शियल था। अब अचानक से उसका आईटी विंग में वापस आना, ये सब कुछ होना। हमारे टीम के एक सदस्य से सतपाल पांडे ने लगभग 50 मिनट बात की है। तो उस बातचीत में उसने इस बात पे जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि ये नकली वाले मसले को लेके जो आरोप हमारी तरफ से लगाए जा रहे हैं या शक जाहिर किया जा रहा है, इस पे उसने कोई सवाल पे जवाब नहीं दिया। दूसरा, वो इस चीज़ को लाना नहीं चाहता। फिर हमने कहा भी चलो मीटिंग ही कर लेते हैं, मिल लें। तो उसने कहा जी मैं सिर्फ एक ही आदमी से मिलूंगा, और वो भी उसकी पसंद का, कोई उसका कोई पुराना दोस्त है उसी से मिलेगा। मतलब जिससे बातचीत कर रहा था उसी से मिलने को तैयार था, लेकिन 15 मिनट के बाद उससे मिलने से भी मना कर दिया। तो मतलब सतपाल पांडे ने बातचीत करने से मना कर दिया भी मैं इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं करूंगा। फिर दूसरा उसने कहा भी मैं इस पे जवाब नहीं दूंगा कोई भी। फिर कल रात 1 बजे सतपाल पांडे ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट डाला है कि जी जिन लोगों को, मतलब जो लोग आपकी चुप्पी के लायक हैं, उनके ऊपर अपनी जुबान खराब ना करें, एक तरह से ये कुछ लिखा है। तो क्या है कि ये कोई बदमाशी या कोई गुंडागर्दी नहीं है जो सतपाल पांडे जिस तरीके से कर रहा है। पिछले 48 घंटों में सतपाल पांडे की तरफ से, और सतपाल पांडे ने उसका एक सहयोगी है और उसका नाम है अभिजीत भगत उर्फ बबलू। सतपाल पांडे की तरफ से अभिजीत भगत ने कम से कम 5 से 6 लोगों की तरफ से हमें धमकी दी है, लिटरली। और 5 से 6 लोगों का अलग अलग कॉल आया, अलग अलग तरीकों से आया, और वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6 साल में इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कोई ऐसे सड़क पे टायर घुमाने वाले बंदे नहीं है जिसको एडम ब्लॉक धमकाएगा और ऐसे दुबक के बैठ जाएंगे। क्योंकि हालांकि एडम ब्लॉक का अपना अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है, बहुत सारे लोगों की हत्याएं इन्होंने की हैं, बहुत सारे पुलिस वाले बिके भी हैं, जज भी बिके हैं इनके लिए, सीबीआई वाले भी बिकते हैं, बहुत कुछ खरीदा है इन्होंने। तो लेकिन इतने तो हल्के हम भी नहीं थे कि हैं कि आएंगे जी धमकाएंगे और दुबक के बैठ जाएंगे। तो क्या है कि 5-6 बंदों ने लगभग अलग अलग तरीके से धमकी दी, लेकिन क्या है कि अब नकल के लिए अकल चाहिए। धमकी देने वाला पहला बंदा बोलता है जी ऐसा है, तुम्हारे तुम्हारे में जिगर है, दम है, तो आओ तुम्हारी सिरसा में अभी मीटिंग कराते हैं सतपाल पांडे से। दूसरा बंदा धमकी दे के बोलता है जी ऐसा है, सतपाल पांडे तो गुड़गांव में है,
आओ तुम्हारी अभी मीटिंग कराते हैं। तीसरा बंदा धमकी दे के बोलता है भी सतपाल पांडे बरनावा में है, मैंने ढोलकी बजाता देखा है, वो तो रोज ढोलकी बजाता है। चौथा बंदा बोलता है जी वो अपनी माँ के साथ अस्पताल में इलाज करा रहा है, अपनी माँ का। तो अलग अलग कहानी है। पांचवा कहता है जी सतपाल पांडे तो डेरे के टच में ही नहीं है। मतलब क्या है कि सतपाल पांडे के बचाव में अलग अलग लोग उतरे हैं। अब ना तो वो सिरसा में है, सिरसा वाले को बोलो भी सिरसा में कहाँ है दिखा, एक फोटो ही डाल दे वो अपनी, सिरसा में नहीं है। दूसरा, ना ही उसकी माँ किसी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन सतपाल पांडे ने हमारी टीम से बातचीत करते हुए कहा कि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है और उसके फादर भी भर्ती हैं, और उन दोनों का भयंकर एक्सीडेंट हुआ है जिससे उनको प्लेटें रॉड वगैरह उनके डाली गई हैं और वो बेड रिडन है, जबकि वो सिरसा के किसी अस्पताल में भर्ती नहीं है। ये हमने कंफर्म कर लिया है। ना उसके फादर ना उसकी मदर, हाँ उसकी मदर को चोट आई थी लेकिन इस टाइम वो स्वस्थ हैं और किसी अस्पताल में भर्ती नहीं है। तो ये झूठ भी निकला। तीसरा क्या है भी वो, एक ने तो ये बोला जी तो गुड़गांव में है, गुड़गांव में क्या जी वो बहुत ज्यादा बीमार है सतपाल पांडे। सतपाल पांडे खुद फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से बातचीत करता हुआ बोल रहा है कि मैं बरनावा में हूँ। तो फिर गुड़गांव में कौन सा बीमार सतपाल पांडे है? कहने का मतलब यह है भी जिन लोगों को आनन फानन में हमें धमकी देने के लिए बोला गया, उन लोगों को ये बताया नहीं गया। हर हर किसी के पास अलग कहानी है। फिर कुछ लोगों ने आईटी विंग के कुछ लोगों से जैसे संपर्क हो रहा है, जो पुराने, देखो क्या है, एक तो लोग होते हैं व्यवहारिक, जैसे पंचायत करने वाले हमारे जैसे 10 लोगों के बीच में 100 लोगों के बीच में बोलने वाले। कुछ होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वकील तो नहीं, बड़े पोस्टों पे कंपनियों में काम करते हैं, अकाउंट्स के हो गए इस तरह के। ये लोग क्या है सोशलाइज्ड नहीं होते उतने, लेकिन प्रोफेशनली बहुत साउंड होते हैं अपने काम में। इनको बोलो किसी बड़े कंपनी के अफसर से बात करनी है या मैनेजर से, उससे 1 मिनट में कर लेंगे। पंचायत में उतना नहीं बोल पाते खुल के, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे होता है उतना सामाजिक लेन देन नहीं होता। ऐसे लोग ज्यादा सतपाल पांडे के प्रभाव में हैं। हमने उनमें कुछ लोगों को छेड़ा, हमने कहा भी आपको क्या लगता है ये सब कुछ चल रहा है? तो हर एक व्यक्ति पता है किस तरह का सेंस कर रहा है। बोला जी सतपाल पांडे तो नहीं हो सकता। जब हम सबका एक रिएक्शन आता है भी सतपाल पांडे नहीं हो सकता, ये सतपाल पांडे तो नहीं लगता जी हमें, सतपाल पांडे नहीं लगता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऐसा बंदा नहीं है। अब इस सारी चीज को अगर हम सामाजिक तौर पे देखते हैं, हम सामने वाले से पूछ रहे हैं भी क्या ये सतपाल पांडे है जो नकली बंदा ये बिहेव कर रहा है? बोले नहीं सतपाल पांडे नहीं हो सकता। बोले तुम क्या करते हो? बोलो माइटी विंग में नेशनल लेवल के मेंबर है, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर के। बोले सतपाल पांडे नहीं हो सकता तो फिर कौन हो सकता है? कॉमन सेंस है भी, तुम कह रहे हो सतपाल पांडे नहीं हो सकता, मतलब कोई और हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आईटी विंग के बड़े बड़े लोगों के दिमाग में भी ये चीज छपी है, अभी ये बंदा डुप्लीकेट तो है। वो ये नहीं कह रहे भी डुप्लीकेट नहीं है, मतलब इंडा वो समझ रहे हैं इस चीज को, पर वो कह रहे सतपाल पांडे नहीं हो सकता। फिर आईटी विंग में सेवाएं क्यों कर रहे हैं? वो यूपी वाले के साथ मीटिंग क्यों ले रहे हैं? तो सब चल क्या रहा है? तो सारी खिचड़ी को हमने और फरोलने के लिए चंडीगढ़ के जिस इलाके में सतपाल पांडे रहता था, तो वहां के क्या हर इलाके में आपको बताएं भी जो सरकारी तंत्र क्या करता है, लगभग आप किसी भी इलाके में रहते हैं पूरे इंडिया के, तो 5 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई बंदा ऐसा आपके आसपास होगा ही होगा जो किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता होगा या किसी खुफिया विभाग के लिए। सेंटर के लेवल के भी होते हैं, स्टेट के लेवल पे भी होते हैं, भी अपने अपने इलाके के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कई बार एसपी जो ज़्यादा संवेदनशील इलाका होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रख लेते हैं। उनका अपना एक नेटवर्क होता है हर खुफिया बंदे का, वो आम सिविलियन की तरह ही रहता है। तो ऐसे ही हमने जितने हमारे सोर्सेज थे हमने पता लगाने की कोशिश की। हमने कहा भी यार ये इस कोठी में ये बंदा रहता था, फोटो में वगैरह दिखाई। आसपास के जो बाल काटने वाले बंदे होते हैं, सैलून होते हैं, उन लोगों को दिखाई, आसपास के जो दुकानों पे बंदे जाते हैं, जहां जहां हमारा नेटवर्क निकल सकता था। तो उन्होंने एक चीज की और पुष्टि की है कि सतपाल पांडे अकेला नहीं रहता था वहां पे। जो 5 साल अभिजीत भगत बबलू फरार रहा है, वो भी सतपाल पांडे के साथ ही रहता था। सतपाल पांडे की कंपनी में, मतलब हरियाणा पुलिस जिसे जगह जगह ढूंढ रही थी, वो सतपाल पांडे के साथ ही रहता था 5 साल तक। मतलब काफी हद तक सतपाल पांडे के साथ ही रहता था। ये जानकारी भी लोकल इंटेलिजेंस से कह लो जैसे भी निकल के आई है। इसके अलावा उन्होंने एक जानकारी और दी है भी, आदित्य अरोड़ा का भी आना जाना
सतपाल पांडे के पास आम है, ये आम रहता था। और यही 3 सस्पेक्ट अब हमारे मेन हैं कि मैंने आपको बोला ना, आदित्य अरोड़ा अभिजीत भगत तो सस्पेक्ट थे ही, और अब सतपाल पांडे भी उस दायरे में आ रहा है सस्पेक्ट। यही 3 सस्पेक्ट इकट्ठे रह रहे थे सालों साल से, इकट्ठे अजीबोगरीब प्लानिंग कर रहे थे। ऑनलाइन गुरुकुल का जो सारा अरेंजमेंट, सारा कैमरा सेटअप, सब कुछ जो डुप्लीकेट को बनाने का काम धाम था, वो सब सतपाल पांडे के कंट्रोल में था। मतलब हम ये कह सकते हैं भी टोटली लेवल पे अगर किसी नकली बंदे को जनरेट किया गया ऑनलाइन गुरुकुल में, जो फिल्म की रिक्वायरमेंट थी, या जैसे पिताजी ने तो वचन किए थे स्टेज पे एक बार, भी हम नहीं चाहते थे भी डुप्लीकेट हमारा आए, लेकिन एडम ब्लॉक वाले जबरदस्ती लाए भी स्टंट ये लोग करेंगे, तो हमने तो मना किया था। तो इसका मतलब क्या है, वो पिताजी की सहमति के बिना बनाया गया, और इनकी जानकारी में सारी चीजें हैं, क्योंकि क्रू का सारा काम, क्रू का सारा अरेंजमेंट बबलू देखता था। और ये जो बाहर से आने वाले लोगों को, या जो वीएफ, जो बाहर से जो बंदे आते थे, इनको आदित्य अरोड़ा हैंडल करता था, और जो टेक्निकल काम है कैमरे का, वीएफएक्स का, एडिटिंग का, ये सारा काम सतपाल पांडे के कंट्रोल में था। मतलब इन तीनों लोगों को इस बात की जानकारी है। और चौथा हो गया, चौथी होगी हनीप्रीत, जो उस मूवी में डायरेक्टर वगैरह कुछ बनने की कोशिश कर रही होगी। मतलब क्या है, ये 4 लोगों की एक यूनिट है, और ये यूनिट ये काम मिलके कर सकती है, क्योंकि आदित्य अरोड़ा भी फरार है। तो इन्होंने पहली पैरोल के बाद बबलू को तो बेल पे बाहर निकाल लिया, बेल दिला दी भी, चलो ये फ्री माइंड होकर घूम ले। अब क्या है कि आदित्य अरोड़ा सामने आ नहीं सकता संगत के, तो जब सबको सामने आना होगा तो आदित्य अरोड़ा बैठ सकता है। और लेकिन आदित्य अरोड़ा का शरीर थोड़ा भारी है, वो ट्रैक्टर चलाता, जो आप देख रहे हो ना, ट्रैक्टर चला रहा है। पकड़ा वो कैसे जाता है, क्योंकि आदित्य अरोड़ा का इंग्लिश बोलने में अच्छा फ्लुएंट है, उसकी इंग्लिश के अक्षरों पे कमांड है। जबकि जो आप यूपी वाले को बाकी देखोगे, जो ट्रैक्टर चला रहा है, वो अच्छे खासे इंग्लिश के वर्ड्स आसानी से इस्तेमाल कर रहा है। जबकि जो बाकी स्टेज पे है, या कुत्ते खिलाने वाला है, सब कुछ है, ये बंदा वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर पाता इंग्लिश के अच्छे से, क्योंकि इनकी जुबान पे चढ़े नहीं है। तो वो चीज़ें अब मतलब काफ़ी हद तक अब समझ में आ रही हैं भी किस दिशा में जा रही हैं। और अब क्योंकि मेरे को सतपाल पांडे ने, क्योंकि मेरे पास जो सोशल मीडिया मेरे हैंडल्स हैं, उस पर सतपाल पांडे ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो मुझे तो उसके ट्वीट्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जो लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भेज देते हैं, तो पर मैंने नहीं देखे हैं। तो एक किसी ने भेजा है कि उसने ऐसा ट्वीट डाला है कि मेरा बोलना मतलब हमारे को जवाब देना बेइज्जती महसूस कर रहा है। वो इस चीज़ में भी देने की जरूरत ही नहीं है, अभी इतनी हमारी औकात नहीं है उसके हिसाब से। हम कह रहे हैं मसला इतना सिंपल नहीं है अभी यहाँ आके ख़त्म हो जाए। मसला साथ संगत जी यहाँ समझने का है भी, ये लोग पिछले 5 साल 6 साल से पिताजी की बिहाफ पे, पिताजी की जगह कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं। मतलब पिताजी की सारी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चलती है, तो ये पिताजी की तरफ से कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं। पिताजी कोर्ट में भी पेश नहीं ना हो रहे, क्योंकि जेल तो अब मिली हुई है। अभी तक हमें कोर्ट में ये चीज साबित करनी थी भी सरकार और डेरा एडम ब्लॉक मिला हुआ है आपस में, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अब ये सबूत सरकार ने खुद ही बना दिया, क्योंकि इतनी दुनिया भर की कंप्लेंट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जगह ये मैटर है। अब सरकार कैसे कहेगी ये भी हमारी जानकारी में नहीं है। तो ये सब कुछ अब जितना ये चुप्पी बरताए हुए हैं, इतना ही ये चीजें गहराती जा रही हैं। और कई लोग क्या है, जैसे देसी होते हैं, मतलब देसी का मतलब क्या है भी, सरल स्वभाव के हम कह देते हैं भी, जिनको इतनी ताम झाम, इतना उलझना नहीं आता। वो क्या, कई बार गुस्सा आ जाता है, गुस्से में आ गया नाप शनाप कुछ लिख देते हैं, कुछ बोल देते हैं। वो तो आएगा ही जब इतना बड़ा पाप उनकी आंखों के सामने चल रहा है सब कुछ। पर ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि हमारे मन में चीजें नहीं आती भी, ये सब कुछ होना इस तरह का। और ऐसा नहीं है भी हम सक्षम नहीं है भी ऐसा कुछ करने में, लेकिन ये चीज बहुत बार हमने भी सोची है भी, ऐसा है जी, घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी से ही निकाल लें। पर इस सब में जो चीज हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो है हजूर पिताजी की सच्चाई, और वो छूट जाएगी बीच में कहीं। और इस सारे उसमें हम वो चीज छोड़ना नहीं चाहते कहीं पे पीछे। और इसलिए बहुत बार ये मन में उठता है, गुस्सा आता है, सब कुछ आता है। और आज कुछ लोगों ने फोन करके अपना गुस्सा जताया कि जी ऐसे नहीं बनेगी बात, ये प्यार वाला सौदा इस तरह नहीं है, फेसबुक पे चलेगा।
तो खैर क्या है कि शिष्य का धर्म है सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचन को माने। हजूर पिताजी ने 2017 में तेरावास की मीटिंग में, आखिरी मीटिंग जो ली, उसमें यही वचन किए थे कि हमारे बच्चे बता देंगे भी हम क्या चाहते हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं ये बात हमने कभी बताई नहीं ढंग से। तो हमने सोचा है भी इस बार इस वचन को हम पूरा करें 15 अगस्त के दिन। तो हमने कुछ चीज़ तैयार की है। तो अब हम ये इसलिए क्योंकि हजूर पिताजी ने साथ संगत से एक ही उम्मीद रखी थी कि जो हम चाहते हैं वो हमारे बच्चे बता देंगे। तो अब हमने कोशिश की है भी पिताजी इस दुनिया को किस निगाह से देखते हैं और कैसे देखते हैं, वो क्या चाहते हैं इस समाज से, कैसे देखते थे इस समाज को। तो उसको लेके हमने कुछ कंटेंट तैयार किया है और कुछ चीज़ें तैयार की हैं। तो वो हम कोशिश करेंगे कि आप वो 15 अगस्त को ही दें। हालांकि मेरे पास तैयार है, कुछ लिटरेचर है, जैसे ये मेरे पास हैंड हाथ में है, तैयार है। तो पर मैं चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त को ही इसको आपके सामने रखा जाए और जिससे मतलब क्या है कि एक यादगार के तौर पे कैंपेन हम शुरू करें। और आप सब इस चीज़ को इस तरह से समझिएगा भी ये जो सोच है हमें, सोच मतलब ये कोई डेरे को बढ़ाना नहीं है, अभी हम कहें भी डेरे की तौर तरीके हम संगत को सिखा रहे हैं, वो नहीं है। मतलब पिताजी किस तरह का समाज देखते हैं, पिताजी की सोच एक समाज को कैसा बनाने की है, कैसा हजूर पिताजी किस क्या शिक्षा दे रहे थे असल में, और क्यों उनकी शिक्षा से लोगों को एतराज़ था, ये सारी चीज़ें थी। और कुछ चीज़ें मतलब ये कहो भी सरकार ने भी मतलब कह सकते हैं अभी हमसे पूछा एक स्तर पे आके, सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदे, मतलब जरूरी नहीं है भी कोई मिनिस्टर ही हो, कोई भी सरकार का नुमाइंदा, ऐसे सरकार के कुछ नुमाइंदों ने, अफसरों ने कह लो, उन्होंने भी हमसे पूछा भी अगर आप धर्म को कितना समझते हो और भी धार्मिक तौर तरीकों को, धार्मिक आतंकवाद को, धार्मिक लड़ाइयाँ को, सांप्रदायिकता को किस तरह से समझते हो भी, अगर आप इसे मतलब हमें समझा सकते हो भी इसे कैसे तोड़ा जाए, इस लड़ाई को कैसे शांत किया जाए भी। उन्होंने भी यही कहा था भी हजूर महाराज जी की सोच हमने सुनी है और हमें लगता है कि उनकी सोच इस तरह की है, अच्छी है। हालांकि उनका ये मानना है कि बरनावा में जो भी है ये नकली है। तो उन्होंने मतलब हमें कहा कि ऐसा कुछ अगर आप बना के दे सकते हो हमें, जो हम समझा सकें उन लोगों को जो जेलों में बंद हैं और जिनको, जिनके दिमाग में अलग ही बतूड़ घुसा हुआ है धर्म को लेके, आतंकवाद को लेके भी, जो ज़्यादा कट्टरवादी हो जाते हैं उनको धर्म, क्योंकि उनको समझाएं कैसे, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या है कि अब ये पुलिस की तैयारी में तो सिखाई नहीं जाती और हर कोई सीखना नहीं चाहता। तो वो चीज़ हमने सोचा भी दोनों काम होंगे भी, देश के काम भी आएगा और पिताजी ने कहा था ना अपने देश को, अपने सच्चे सतगुरु की आन बान शान के लिए मर मिटना। तो हमने इस कंटेंट को कुछ इस तरह से तैयार किया है भी, ये अपने देश के काम भी बहुत अच्छे से आएगा और अपने सतगुरु की आन बान शान को भी बरकरार रखेगा। तो आप, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी आप सब मिलके इस चीज़ की तैयारी में रहें कि ये कंटेंट हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। फिलहाल मेरे पास ये कंटेंट सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी भाषा में है। अंग्रेजी में भी है, कुछ हद तक अंग्रेजी में लिखा है, पर अंग्रेजी में जितनी मेरे को अंग्रेजी आती है वो उतनी अच्छी नहीं है। मतलब अच्छी का मतलब है भी किताब में छापने लायक नहीं है, तो किताब में जब लिखते हैं तो अच्छे खासे एडजेक्टिव यूज़ करने पड़ते हैं, सेंटेंस को थोड़ा फ्रेम अलग तरह से करना पड़ता है, नॉर्मल इंग्लिश नहीं चलती। तो इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश में हम कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ अगस्त, मतलब अगस्त के आखिर में हम आपको अंग्रेजी भाषा में भी ये दे देंगे और हिंदी भाषा में हमारे पास ये तैयार है। तो 15 अगस्त को हम कोशिश करेंगे इसकी घोषणा करें, 15 अगस्त को आपका इसका ब्रीफ बता देंगे और उसके बाद कोशिश कर रहे हैं भी इसको एक छोटी सी किताब के रूप में प्रिंट कर लें या ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी दें, आप खुद प्रिंट करा लें। तो जैसा भी जिसको जो सस्ता लगेगा वो कर लेना, सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे। अगर आप खुद, आपके पास प्रिंटर है, प्रिंट करा के दे सकते हो। कोशिश करेंगे अगर कोई किताब छाप देगा, छोटी मतलब छोटी पतली सी किताब बनेगी, करीब करीब आपको मैं दिखाऊं, कोई आप ये देख लो कितने पेज है, लगभग इतने पेज हैं करीब। तो ये मुश्किल से 20 पेज है, इससे ज़्यादा नहीं है।
तो 20 हैं, अगर आप उसको करोगे तो छोटी कर लोगे तो 40 हो जाएंगी, लगभग इतने पेज होंगे छोटी। तो आप इसको अपना मेंटली प्रिपेयर रहो भी हमें ये चीज़ पहुंचानी है, और ये हजूर महाराज जी के वचन के अनुसार है। उन्होंने हमसे एक ही चीज़ की उम्मीद रखी थी कि हमारे बच्चे सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं। सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि तो सच्चाई का मतलब ये नहीं है कि हम पिताजी के केसों की सच्चाई लिखी है इसमें, या फिर पिताजी की शिक्षा जो थी, पिताजी की सोच जो थी, उसका आधार क्या है, बेस भी किस तरह से सोच पिताजी समाज को देखते हैं। वो सिर्फ सत्संगियों के लिए नहीं है, ओवरऑल पूरी दुनिया में किस तरह के लिए समाज को देखते हैं। ये पिताजी ने एक लाइन लिखी थी, वो हमारे फेसबुक पेज के कवर पे भी है कि देश आज़ाद हुआ हमारा, समाज आज़ाद करवाना है, बुराइयों व गंदे नशों को बहुत दूर भगाना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके ये चीज़ होगी, तो आप इस चीज़ को लेके तैयार रहिएगा। तो क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग पूछते हैं, क्योंकि हम ऐसे साथ संगत से पैसा तो नहीं लेते हैं, और हमें पैसा अभी भी नहीं चाहिए, पर ये पैसा आप इस काम में अपने स्केल पे खर्च कर सकते हैं। अपने वो बाकी 15 अगस्त के दिन हम डिसाइड करेंगे भी कैसे करना है, कैसे स्ट्रेटजी रहेगी हमारी इस चीज़ को लेके। तो जिसका जहाँ लिंक्स है, आप अपने लिंक्स की लिस्ट बना लें तब तक, 15 अगस्त तक भी आपके कितने लिंक्स हैं, कहाँ कहाँ आपने ये किताब देनी है। 15 अगस्त तक तो शायद प्रिंट होके हमारे पास ना आए, थोड़ा लेट हो सकती है, पर 15 अगस्त को आपको इसका ब्रीफ जो है, इसका मतलब पहला पेज या दूसरा, पहले 2 पेज आपको दे देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा भी किस तरह का कंटेंट है इसमें। और लगभग 28 टॉपिक हैं शायद इसमें, 28 टॉपिक लिए गए हैं अलग अलग। और कोई ऐसे किसी धर्म ग्रंथ की लाइनें नहीं लिखी हैं इसमें भी, धर्म ग्रंथों के श्लोक लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आम भाषा जो ऐसे हम लाइव में करते हैं वैसा ही है। तो एक तो ये हो जाएगा, इससे क्या होगा, जो यूपी वाले का पाखंड है, जो भी ये पाखंड चला रहा है, ये पाखंड अपने आप में अलग हो जाएगा। कि पाखंड का मतलब क्या है भी, जो ये उल्टी सीधी शिक्षा दे रहा है। अभी ये क्या लाइव में बोल रहा है, कल परसों इसने बोला, कहता जी अगर आदमी औरत में आत्मिक प्यार है तो उसमें शरीर मायने नहीं रखता। भी आदमी औरत में आपसी आत्मिक प्यार है भी, आदमी औरत में आत्मिक प्यार क्या होता है? आत्मिक प्यार हकीकी इश्क आत्मा का परमात्मा से होता है, आत्मा का आत्मा से नहीं होता है, आत्मा का परमात्मा से होता है। अब ये क्या है कि ये नया कॉन्सेप्ट दे रहा है, और हालांकि सारा कॉन्सेप्ट क्या है भी, इनके साथ एक डॉक्टर है, क्योंकि अब मैं आपको नाम इसलिए बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कभी नाम लिया नहीं था उसका, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी जिस तरह की सोच है, मैंने उसके साथ टाइम बिताया है, और मैं भी उसकी सारी सोच का शिकार बना हूँ। डेरे में आप जाओगे तो एक डॉक्टर है जिसे मानसिक रोग विशेषज्ञ कह देते हैं, और उसका नाम है डॉक्टर अशोक, डॉक्टर अशोक शर्मा। ये भी आरएसएस का इंस्पायर्ड है, आरएसएस से उसकी पूरी फैमिली इंस्पायर्ड है। हालांकि ये अपने आप को बहुत बड़ा भगत दर्शाता है, और लोगों के बहुत पैसे खाए हैं इसने परमार्थ के नाम पे, मेरे से भी खाए हैं लेके, मेरे से तो 1 नंबर में लिए थे, तो इसलिए मैं ओपन कह सकता हूँ। तो बहुत लोगों से इसने पैसे लिए हैं। और ये एक जो ये सोच यूपी वाला परोसता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह की सोच जब मैं अस्पताल में था तो डॉक्टर अशोक मुझे सिखाया करते, बताया करते, और तब मैं उतना नहीं भांप पाता था, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक है, और समाज मतलब एक मनोवैज्ञानिक को थोड़ा दिमाग जल्दी पढ़ना आता है। हालांकि वो मनोवैज्ञानिक नाम का ही है, डिग्री उसके पास नहीं है जितनी हमारे पास जानकारी है, डिग्री नहीं है। हाई कोर्ट के एक जज का बहुत अच्छा दोस्त है वो, और अभी भी सिटिंग जज है वो हाई कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है भी रातों रात ये कोई लिख रहा है जी डेरे वाले मैनू परेशान कर रहे हैं जी। भाई जी ऐसा है तो कोई यहाँ तो इस चीज़ में बात नहीं हो पाएगी, तो आप मेरे को इनबॉक्स में इसी पेज पे मैसेंजर पे मैसेज भेज दो, मैं आपसे बात कर लूँगा। यहाँ तो मैं आपका एक कमेंट ही पढ़ पा रहा हूँ, तो जो भी है आप बता देना मेरे को, इनबॉक्स में मैसेज भेज देना कौन है, क्या परेशान कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ उल्टा सीधा ही है। अभी मेरे को किसी ने आज ही बताया कि जी शाही बेटियों की, आप सोचो एक शादी को लेके पैरोल का ड्रामा हुआ था, इन्होंने 18-18 साल की लड़कियों की शादियां कर दी जो कॉलेज में पढ़ रही थी, उनकी पढ़ाई छुड़वा के। शाही बेटियां जो कॉलेज में पढ़ रही थी, स्पोर्ट्स करती थी, 18-19 साल की, 18 साल की, 20 साल की लड़कियों की शादियां कर रहे हैं ये। मतलब अजीब है। पिताजी उनको बड़ा अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते थे, ये उनको
बड़ी उम्र के बंदों के साथ 18-18 साल की लड़कियों की शादियां कर रहे हैं। अजीब है, अभी 25-28 साल 30 साल के लोगों के साथ। तो चलो ये सारी चीजें चल रही है, मतलब कहाँ तक जाके किस किस को कहोगे और किस किस चीज को रोकोगे। तो मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब हम एक ग्रुप को डील कर रहे हैं, हम एक ग्रुप, मतलब हम ये नहीं कहते भी कंफर्म्ड है, पर एक ग्रुप है, ये ग्रुप में एक अभिजीत भगत है, दूसरा हम कह सकते हैं अभी सतपाल पांडे, तीसरा हम कह सकते हैं आदित्य अरोड़ा, चौथा इनका साथी डॉक्टर अशोक जो डेरे के अस्पताल में, और उसकी फैमिली को ले सकते हैं, चार। पांचवा एक सस्पेक्ट और है जो आज हमारी पड़ताल में हमें लोकल जो वहाँ के लोगों ने बताया है, उस सस्पेक्ट के ऊपर हमारी अभी विजिलेंस शुरू हुई है कि उसका पिछले 5-6 साल में क्या क्या रोल रहा है। वो सस्पेक्ट भी इस डाउट में है भी, वो भी शायद इनमें यूपी वाले का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि क्या है कि हर किसी को एक बार शौक है बैठ के आशीर्वाद तो दें, लोगों के पैर, लोगों से पैर तो पकड़वाएं। तो ये सारी चीजें हैं। अब क्योंकि जब चीजें सतपाल पांडे का नाम हमने खुल के ले दिया है, हालांकि हमने अभी ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो है, लेकिन उसके बाद चीजें थोड़ी बिगड़ने लगी हैं, आईटी विंग के लोगों में हलचल सी मची है, और हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है अपने आप को समझाने की। हमने आपको बहुत बार ये बात की, जब ये असलियत सामने आनी शुरू होगी तब हर व्यक्ति जो नकली वाले को असली माने बैठा है वो ये कोशिश करेगा भी काश ये झूठ हो जाए, काश ये सच ना हो। क्योंकि जब शुरू शुरू में फेथ वर्सेस वर्डिक्ट हमने लाइव बोलना शुरू किया तो एक भाई मेरे पास आया, वो कहता जी भी मैंने 5 लाख का परमार्थ किया था वकीलों के नाम पे, अच्छा खासा बड़ा जिम्मेदार था। कहता मैं 6 महीने तक ये सोचता रहा भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट या ये मोहित डॉक्टर झूठा साबित हो जाए और मैं ये मान लूं कि मेरा 5 लाख सही जगह लगा है, लेकिन 6 महीने बाद मुझे समझ आएगा कि मेरा 5 लाख गलत जगह लगा है और मैंने ये 5 लाख देके पाप कमाया है, और इसलिए मैं आज उठ के आ ही गया। मतलब क्या है कि जब आप किसी एक रास्ते पे बहुत आगे निकल जाते हो और बहुत आगे जाने के बाद आपको पता चले भी, मान लो सिरसा से निकले थे चंडीगढ़ जाने के लिए और पटियाला पहुंचने के बाद आपको पता चले, या पटियाला छोड़ो आप पहुंच जाओ अमृतसर, अमृतसर पहुंचने के बाद आपको पता चले भी यार ये चंडीगढ़ का रूट तो दूसरा ही था। तो क्या करता है बंदा, फिर वो ये ड्रामा करता है मैं तो अमृतसर घूमने ही आया था, चलो अमृतसर आ गए, अमृतसर ही घूम लेते हैं, इस तरह से कवर अप करता है। या फिर वो मानता ही नहीं है कि मैं चंडीगढ़ जाने के लिए निकला था। कुछ इसी तरह से अब लोगों के साथ ये होने लगा है कि यार भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये है, ऐसा है, वैसा है, मतलब वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं भी, यार हम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं भी, यार इतने इतना बड़े स्तर का धोखा हो रहा है और हमें पता ना चले। लेकिन क्या है, जो भोले भाले होते हैं सीधे साधे वो तो झट से मान लेते हैं। अब एक दो सतब्रह्मचारियों ने मैसेज किया, किसी के थ्रू भिजवाया, सीधा नहीं करते, उनको लगता है हमारा नाम ना ले दे, तो उन्होंने हमारे पास मैसेज भिजवाया कि जी पहले तो हमें लगता था अभी परम पिता जी ने ऊपर से हजूर पिताजी की सप्लाई काट दी, अब हजूर पिताजी अनाप शनाप बोलने लगे हैं, लेकिन जब से सतपाल पांडे का आपने नाम लिया है तो हमें भी लगने लगा है भी हाँ ये सच हो सकता है और हमारा सोचना गलत है। तो लेकिन क्या है कि ये तो जल्दी मानने वाले लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, जो डाई हार्ड जबरा फैन बन गए, जाके पैरों में पड़ गए, जो चिल्ला चिल्ला के फेसबुक ट्विटर पे बोलते रहे ना जी यही असली है, तो बहुत कुछ बोल गए समाज में, बहुत कुछ कर गए, तो क्या है अब ये सारा धराशायी हो रहा है धीरे धीरे। तो आज मानोगे, कल मानोगे, थोड़ी देर में मान लोगे, जल्दी मान लोगे, मानना तो पड़ेगा ही। तो अभी कह रहे हैं जी लाइट का बिल भरने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, तो मतलब क्या लोगों ने को आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, धोखा हुआ है। और ये क्या है कि इनको लग रहा है अभी चुप रह जाएंगे तो ये सब कुछ हल हो जाएगा, और इनको लगता है अभी क्योंकि कल को ये कहें जी हो सकता है ये मैंने उससे पूछा है, व्यक्ति जिसने शिकायत की ना इस बारे में सतपाल पांडे की जांच को लेके, तो मैंने उससे पूछा यार शिकायत करने से पहले हमें तो बता देता भी शिकायत करने जा रहा है। वो कहता जी मैंने शिकायत इसीलिए की थी भी अगर मैं शिकायत ना करूं और आपको पहले बता दूं और आप आगे बता दो तो उससे सतपाल पांडे की जान को खतरा हो जाएगा और सतपाल पांडे को ये मार देंगे, क्योंकि इनके लिए कोई आदमी मारना बड़ी बात थोड़ी है। कितने ब्रह्मचारियों को इन्होंने मार दिया, कितने गायब हो गए जो कभी सामने ही नहीं आए, और क्या किसी का केस खुला, किसी की एफआईआर ढंग से इन्वेस्टिगेशन है नहीं है। सतपाल पांडे कल को किसी रेलवे ट्रैक पे पड़ा मिले, क्या पता लगता है, या मिले ही ना गायब ही हो जाए, तो कौन सा पता लगता है किसी को। पर उसने कहा भी हमें शिकायत करना इसलिए जरूरी था कि मुझे कि ताकि सतपाल पांडे को अगर मारने का प्लान हो तो सरकार को बीच में पार्टी बना लिया जाए उसकी मौत में।
तो इसलिए मैंने पहले शिकायत लगाई, फिर उसने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को हमें मतलब बताया कि भी ये शिकायत हमने लगा दी है मैंने। तो हो सकता है कल को आदित्य अरोड़ा के साथ, अभिजीत भगत के साथ, सतपाल पांडे के साथ, या इनका जो सरगना, इनका जो मतलब क्या कह सकते हो, एजुकेटर जो भी कह लो, इनको मनोविज्ञान सिखाने वाला डॉक्टर अशोक जैसे लोगों का कुछ भी हो जाए, कल को ये सुसाइड कर जाएं, हमारा नाम करने लगे जी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की वजह से सुसाइड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि क्या है कि इन्होंने ऐसे एक दो ब्रह्म, एक बंदा था डेरे में, उसने अपने घर पे गोली मार ली, वो डेरे का कैश संभालता था, उसको उसने अपने घर पे गोली मार, मतलब पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से उसने सुसाइड किया था, लेकिन उसका मर्डर हुआ था। पर सुसाइड करने के बाद इन्होंने उसके नाम का सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया उसकी हैंड राइटिंग में। तो मतलब क्या है कि इस तरह के कागजात ये बहुत सारे लोगों से साइन करवा के रखते हैं, कब किसका सुसाइड नोट तैयार करना है वो कर लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल को हो सकता है भी किसी का तैयार कर लें इन चारों में से, कोई गायब हो जाए, कुछ हो जाए और हमारे खाते डालने लगे। तो हम आपको पहले बता दें कि ये एडम ब्लॉक का आपराधिक तंत्र ऐसा ही है, इन्होंने बहुत सारे सत्कर्मचारियों को गायब किया है। कुछ तरीके तो इनके इतने खतरनाक डरावने हैं भी, आप रूह कांप जाएगी सुन के। एक आपको बताता हूँ, सोचो एक जिंदा आदमी को बोरी में बांध दिया जाए और बांध के उसको जलती आग में फेंक दिया जाए, जिंदा आदमी को। ये इस लेवल का काम भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर क्या है कि अंधा कानून है और अंधी सरकार है, या यूं को भी जब सब कुछ साथ मिला जुला ही है, तो आप किस किस से क्या क्या उम्मीद करोगे। इसको लेके आप अच्छे स्तर पे जागरूक रहें भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपके इर्द गिर्द। और ऐसा ना हो कि आप किसी वारदात का शिकार बन जाएं या किसी वार साजिश का हिस्सा बन जाएं। मतलब दोनों चीज़ें आपको समझनी है। तो इसलिए हम या बार बार कह रहे हैं भी, जितने भी ये सतपाल पांडे हो, बबलू हो, आदित्य अरोड़ा तो चलो सामने ही नहीं है, और इसके अलावा इनका जो माई बाप है अशोक डॉक्टर, या फिर डेरे का प्रबंधक, कोई भी बंदा कभी भी गायब हो सकता है, किसी का भी सुसाइड नोट बन के आ सकता है, और वो सुसाइड नोट फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के नाम से भी आ सकता है। तो हम आपको ऑलरेडी पहले बता रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न लोगों के मर्डर करने के इनके पास हैं। आपको याद हो कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक विनोद नाम का सतब्रह्मचारी, उसने अपने आप को गोली मार ली थी, और पुलिस रिकॉर्ड में तो उसने अपने आप को गोली मारी थी, तो एक्चुअल में सबको पता है उसे किसने मारा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब कोई माने या ना माने वो अलग बात है। पर चीज़ें हैं, हो रही हैं, होती रही हैं। तो आप इस चीज़ को रखें, और ये चीज़ हमेशा सोचें भी, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है भी ये मर्डर, क्योंकि पिताजी ने जो वचन कर रखे हैं भी आपस में लड़ लड़ मर जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप सोचो भी, अभिजीत भगत सतपाल पांडे का वफादार है, या सतपाल पांडे आदित्य अरोड़ा का वफादार है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सबके अपने अपने हमराज हैं, सब अपने अपने तरीकों से काम करते हैं। और सबने देखे ना, वो चार चोर होते हैं एक दूसरे को मारने की प्लानिंग करते हैं, ये सब उसी मानसिकता के हैं। सबने अपने अपने एंड पे अपना बैकअप तैयार किया, बाकी को तीनों को बताए बिना। तो ये इस तरह के बंदे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है। सब पिताजी ने बोला है भी, जिस बाढ़ की आड़ में कर रहे हैं वो बाढ़ खुद ही खा जाएगी इन्हें। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है सब सोचने की भी हाँ इन्हें हमें सबक सिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज़ सच लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपको लगता है भी सारी चीज़ हो रही है और ये वाकई में ये तीन चार लोग हैं इन सब के पीछे, तो एक सस्पेक्ट हो रहा है, उसका हम इनसे कनेक्शन देख रहे हैं भी, उसका पिछले 5 साल में 6 साल में इनसे क्या कनेक्शन रहा है। तो वो कनेक्शन हम एस्टैब्लिश कर लें, फिर आपको उसका नाम भी बताएंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि वो किरदार भी हजूर पिताजी ने फिल्मों में दिखाया हुआ है। पर क्या है कि अजीब है कि मतलब, दिलचस्प है, अजीब भी नहीं कहेंगे, बड़ा हैरानीजनक है कि हर बारीकी धीरे धीरे फिल्मों के जरिए समझ तो आ रही है कि किस तरह से किरदार पिताजी ने फिल्मों में डाले, और कैसे वो असल जिंदगी में किस तरह के किरदार कौन कौन हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें समय के साथ बाहर आ भी रही हैं, तो कोशिश करते हैं कि अगर वो भी सामने आ जाए, उसका पता चल जाए, तो वो भी बताएंगे। बाकी ये तीन सस्पेक्ट तो हमारे पास है ही। चौथा सस्पेक्ट गोभी हमारा सस्पेक्ट नहीं है। गोभी की हाइट बहुत छोटी है और शरीर बहुत बेढंगा है, तो गोभी राम हमारा सस्पेक्ट नहीं है। कम से कम 6 फीट की हाइट का बंदा हमारा सस्पेक्ट होगा। वो मेरे ख्याल 5 फुट 7 4 6 7 इंच का ही है गोभी तो। और
वो हमारा सस्पेक्ट नहीं है। जगजीत भी हमारे सस्पेक्ट में कम है, वरना मैं जगजीत था। रमेश चैल भी नहीं है। रमेश चैल का डेरे से कोई सरोकार अब उतना नहीं रहा है, वो एक अपना कलाकारी की दुनिया में है, तो हम उसको नहीं कह सकते। बाकी एक सस्पेक्ट हमारा तो और है, जो बहुत ज़्यादा पतला बंदा है ना, आपने देखा हो, जो एक छोटे छोटे कुत्ते खिला रहा है, गेनू कहते, गेनू है, ये स्पीडू है, 3-4 कुत्ते से लिए बैठा था इंस्टाग्राम पे। तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला है, जो सूर्य नमस्कार करता है वो ऐसे हाथ खींच के ताड़ासन कर रहा है, फोटो में डाली हुई है। तो जो बहुत ज़्यादा पतला आदमी है, उसको लेके हमें डाउट है भी, शायद वो दीपन है जो साज बजाता था, दीपन, या फिर दान सिंह। इन दोनों में से एक हो सकता है, या दोनों अलग अलग हों, अलग पता नहीं। पर क्योंकि क्या है कि यूपी वाले का जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट में अगर हम लाइव में देख रहे हैं, सेवादारों की तारीफ को लेके देख रहे हैं, ये गिने चुने बंदे ही हैं। मतलब यूपी वाला जो है, अगर वो मान लो सपोज पांडे है, तो वो दीपन की बहुत तारीफ करता है, मतलब उसमें अपने प्रोग्राम में। और दीपन उसकी बिना मतलब की तारीफ करता रहता है कि आप जैसा तो कोई गाता ही नहीं जी पूरे वर्ल्ड में। और आपको सुना ही होगा उसने कितना वाहियात गाया है। और इसके अलावा 2-3 इन्होंने चापलूस रखे हुए हैं, जैसे एक वो मिश्रा मिश्रा है, संदीप मिश्रा, एक पत्र जो आया था प्रवक्ता बन के। और एक कवि है दुग्गल, त्रिदेव दुग्गल। और एक और व्यक्ति था जो इस तरह की चापलूसी करता है। तो ये 2-3 बंदे ही हैं सिर्फ। ये उनकी तारीफ करे जाएगा, वो इनकी करे जाएंगे बस, जो क्योंकि सामाजिक तौर पे आपको ऐसा चेहरे चाहिए होते हैं जो आपको क्रेडिबिलिटी दिलाएं। तो ये 2-3, अब ये इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो क्या दिलाएंगे? ये आप डिफॉल्टर आदमी हैं सारे के सारे। तो क्या है कि लेकिन अब उसको और कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो सारे एडम ब्लॉक के ही बंदे हैं। ये थोड़े सामाजिक स्तर पे एक्टिव रहते हैं, इसलिए इनको बुला लेता है अपनी तारीफ करने के लिए। फिर इनकी तारीफ करके फिर ये फेसबुक पर डालेंगे जी, हाँ हाँ हमारा को मजा आ गया, आज तो हमारे गुरुजी ने तारीफ कर दी, आज तो हमारे को स्पेशल टाइम दे दिया। तो ये चलता रह रहा है। तो अब आप एक वो सिद्धू सिद्धू गाने, वो गायक है जो गुरप्रीत सिद्धू, तो वैसे तो उसको कोई पूछता नहीं है गायकी में, थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा ऑर्केस्ट्रा वगैरह जैसे शादी ब्याह में गाते हैं वैसा ही है। लेकिन चलो उसका वो पेशा है अपना, जैसा भी है, हम उस पेशे पे कोई इतना सवाल नहीं उठाते हैं। मसला ये है कि जैसे सामाजिक तौर पे जिन लोगों की छोटी मोटी भी पहचान हो, मतलब हम कहते हैं ना सियाना बंदा, कोई समझदार बंदा, समाज का मुजिज बंदा ऐसी बात बोले, और इस तरह से बंदे इनको मिलने दे। तो ये 3 बंदे हैं, मिश्रा, सिद्धू, गुरप्रीत सिद्धू और ये दुग्गल। ये 3 बंदे ही हैं, वो इसकी तारीफ करे जाएंगे, उनकी करे जाएंगे, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है। तो आप इस सारे खेल को बखूबी समझ रहे हैं। और गुलाबों का विक्टिम सरपंच, नहीं जी वो भी नहीं है। उस लड़के को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और हालांकि मेरे संपर्क में नहीं है, पर वो लड़का, उसका जो पिताजी से प्रेम है वो इस लेवल का है जो हमें समझ में आता है कि वो कभी ऐसी हरकत सोचेगा भी नहीं। और वो इतना एक्टिव नहीं है इनके साथ। और ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, कल्चरल प्रोग्राम में एक से एक और बात याद आई भाई, पंजाब का कार्यक्रम हुआ है अभी, भंडारा जिसे कह रहे हैं। अब यकीन मानो कि पूरे भंडारे में इसने एक भी वचन नहीं किया। सत्संग होता है, जैसे सत्संग में को वचन विलास होते हैं रूहानियत को लेके, राम नाम को लेके, एक भी वचन नहीं किया। आया, लोगों का नाच गाना देखा, कल्चरल प्रोग्राम देखा, नाच गाना देखा, नाम दे दिया। नाम भी क्या है, कोई ऐसा नहीं है भी कोई सलीका है नाम देने का, वही बस खाना पूर्ति। और वो कौन सा पिताजी वाला नामदान है, अलग ही चला रखा है अपना सिस्टम। इसके अलावा उसने बातचीत करी आलतू फालतू की, और लो जी हो गया प्रोग्राम खत्म, बस ये भंडारा था। मतलब कोई भजन नहीं, कोई वचन नहीं किए, कोई ऐसे कुछ। तो अब मतलब क्या है कि अब ये पूरा तंत्र जितना भी है ना नकली वाले सिस्टम को लेके, ये पूरा तंत्र अब ये चीज सेट करने में लगा है। अभी यार किसी भी तरह इसको एक्सेप्ट कर लो, मान लो, जैसे मर्जी मान लो। अब क्या है, जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो पता क्या बोल रहे हैं, कहते हैं यार नकली है तो क्या हुआ, कौन सा कुछ गलत सिखा रहा है। अच्छा क्या सिखा रहा है, गलत ही तो गलत सिखा रहा है सब कुछ। वो कह रहा है जी, आपकी लड़की को कोई लड़का पसंद करता हो तो उसे लाल रंग का लोगड़ी का फूल दे, गुलाबी रंग का दे, पीले रंग का फूल दे। और वो बकायदा स्टेज के ऊपर दिखा भी रहा है भी, ये वाले फूल दो। कल को आपकी लड़की 4 फूल ले आए 4 लड़कों से पकड़ के, जी लड़के मेरे को पसंद करते हैं और पिताजी के वचन अनुसार इन्होंने मेरे को फूल दिए हैं, आप बर्दाश्त कर लोगे?
आपके लड़की के ऐसे दोस्त, आप सोच के देखो। ये बात हम नहीं कह रहे, उसने स्टेज पे बोली है ना यूपी वाले ने, वो कह रहा है भी आदमी औरत का, लड़का लड़की का अगर आपसी आत्मिक प्यार है तो शरीर मायने नहीं रखता। ये कौन सा है आत्मिक प्यार, आदमी औरत में कब से होने लगा? पिताजी ने बोला था घी और आग का मेल हो ही नहीं सकता, और ये कह रहा था आदमी औरत का आत्मिक प्यार होता तो उससे शरीर फर्क नहीं पड़ता शरीर का। मतलब क्या है? अभी अब ये संगत को व्यभिचारी बनाएगा और आत्मिक प्यार के नाम पे। जैसे आप हैं, ये सारी टोली वैसे ही संगत को बना रहे हैं। वो सबको पता है डॉक्टर अशोक के बारे में, जो इनको मनोविज्ञान सिखा रहा है। शक के दायरे में तो वो बहुत बड़े स्तर पर, उसका सबको पता है भी लेडीज को लेके, औरतों को लेके उसका किस तरह की मेंटेलिटी है उसकी, और किस तरह का कनेक्शन रहता है। तो कई जगह तो पिताजी के ऑडियो वायरल कर रहे हैं जान जान के। जो पिताजी जिस तरह कई बार डांट देते तो वो वाला पता नहीं वो ऑडियो चला रहा है, पता नहीं खुद डांट के दिखा रहा है। लेकिन क्या है ना, अभी अब कहाँ तक खींचेंगे? तो खैर ये चीज आज नहीं तो कल सामने आएगी। इतना तो लोगों को बताओ जिससे एटलीस्ट सरकार को समझ में आ जाए भी तुम्हारा ड्रामा अब ये खुल चुका है, अब ये इससे ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता। मैं आपको 4 नाम स्पेशली बता रहा हूँ: आदित्य अरोड़ा, अभिजीत भगत और सतपाल पांडे। ये 3 हमारे बड़े सस्पेक्ट हैं। पतले वाला बंदा हो सकता है वो दीपन हो सकता है वो दान सिंह हो, क्योंकि दोनों भी हो सकते हैं। अभी तक हमारे को उन दोनों में क्लैरिटी नहीं है, दोनों को लेके थोड़ी ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है सही बताएं तो। और इन सबको मनोवैज्ञानिक रूप में ट्रेनिंग देने वाला डॉक्टर अशोक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर अशोक के साथ मैंने कई साल निकाले हैं और उसकी जो सोच है वो सोच यूपी वाले की सोच में रिफ्लेक्ट करती है बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारी बातें ऐसी जो वो बोलता था मेरे साथ बातचीत में काफ़ी हुई हैं, और वो बातचीत यूपी वालों में दिखती है, जिससे समझ में आता है कि भी उनका इनका ट्रेनर यही आदमी है। तो खैर अब मेरे को और भी कई सारी चीज़ें आपस में जुड़ती नज़र आ रही हैं। गुरदात नहीं है जी, गुरदात नहीं है। गुरदात देखो जितना भी कमीना है, पर ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मंदबुद्धि टाइप आदमी है वो हमारे लिए तो। बे बेशरम है लेकिन बेवकूफ़ है, बदतमीज़ है, पर मंदबुद्धि भी एक तरह का हमारे लिए तो कह सकते हैं। वो नहीं हो सकता, मतलब गारंटी से कह सकता हूँ मैं। तो खैर ये सारी चीज़ें आपके सामने जैसा भी है आपके सामने, बाकी आप खुद मंथन करते रहिए। तो हम तो यही उम्मीद प्रार्थना करते हैं कि सच्चाई जल्दी सामने आए। और दूसरा, हम 15 अगस्त के दिन अपना एक कैंपेन शुरू करेंगे हजूर महाराज जी की सोच को जो चाहते थे वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी कर लीजिए। कंटेंट आपको धीरे धीरे अगस्त के एंड तक मिल जाएगा प्रिंट होके, और वो कंटेंट आप अपने खर्चे पे लोगों तक, अफसरों तक, अपने इलाके के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों तक, सब तक, जिस तक आप पहुंचा सकते हैं, जहां भी पहुंचा सकते हैं उसे पहुंचाएं। और उस कंटेंट को काफ़ी लेवल पे वेरीफाई किया है, एक एक चीज़ पे भी कहीं कोई गलती ना रहे, पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई आपको लगे भी उसमें कोई गलती है तो बता भी देना। 15 अगस्त को वो करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने, और इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोली जाएगी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।